ठीक है, देखो क्या है, टॉपिक निकाल लेना जरा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है अभी तक क्या पढ़ा है बेटे, जो टॉपिक हमने पढ़ लिया वो हो गया, देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा है कल, यही पढ़ा है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अलावा क्या पढ़ा है, एक ही दूसरा कोडोमिनेंस। दोनों किसके एक्सेप्शन है, दोनों बेटे किसके एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के, लॉ ऑफ डोमिनेंस। बेटे नाम तो बता रहा है ना, नाम तो बता रहा है ना कि लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कह रहा है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में, हेटेरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट वाला रेसेसिव को मास्क कर देगा, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है। और ये दोनों इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, है कि नहीं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन है ये, समझ गए। दो एक्सेप्शन पढ़ लिए, फिर एक और एक्सेप्शन पढ़ा हमने, किसका, मल्टीपल एलील। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये भी तो कह रहा है कि एक जीन को एक जीन दो एलील का बना हुआ है जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। और यहां हम क्या पढ़ रहे हैं बेटे, यहां हमने एक चीज पढ़ी हुई है, क्या, मल्टीपल एलीलिज्म। बेटे दोनों तीनों ही एक्सेप्शन तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के ही है, लेकिन दो का कॉन्सेप्ट अलग बेस पे है और मल्टीपल एलीलिज्म का अलग बेस पे है कि नहीं। हमने यही तो पढ़ा है, यही तो पढ़ लिया है ना पूरा। तो सिंपली आप सपोज अगर हम एक रैंडम वो ले लें, कैपिटल ए स्मॉल ए इनका क्रॉस कराते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। तो मेंडेलिज्म के हिसाब से आपने ये पढ़ लिया कि ये कैपिटल ए एक्सप्रेस करेगा, है कि नहीं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के हिसाब से आपने क्या पढ़ लिया, कैपिटल ए पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। और को डोमिनेंस के हिसाब से आपने क्या पढ़ लिया, दोनों ही एक्सप्रेस करेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। 3 एक्सेप्शन पढ़ चुके हैं। अब आपकी बुक में जो नया टॉपिक है वो क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो इससे पहले जो हम कोर मेंडेलिज्म पढ़ रहे हैं वो क्या है आदिल, कोर मेंडेलिज्म जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, बार बार मैं लिख देता हूं यहाँ कि एक जीन जो है उसे कितने एलील ने बनाया हुआ है, एक जीन को कितने एलील ने बनाया, वन जीन इज मेड ऑफ 2 एलील, जिसे पेयर ऑफ फैक्टर भी लिखा है आपके बुक में, ठीक है। और इसको ये क्या कर रहा है, एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, यही है ना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पोस्ट मेंडेलिज्म। तो पोस्ट मेंडेलिज्म क्या, मेंडल के बाद, है कि नहीं। तो यहां क्या हो रहा है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या कह रही है कि यहां इसके अगेंस्ट जा रहे हैं हम, क्या, मैनी जीन, ठीक है, मैनी जीन, बहुत सारे जीन है। अगर जीन ज्यादा है तो बेटे एलील भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे कि नहीं, बहुत सारे एलील भी हो जाएंगे। एक जीन 2 एलील, 2 जीन 4 एलील, है कि नहीं, बहुत सारे जीन बहुत सारे एलील। लेकिन ये क्या कर पा रहे हैं, एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। दिस इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाना है, मेंडेलिज्म ऊपर लिखा है, ठीक है। ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है और कुछ नहीं है, थ्योरी यही है सारी उसकी, समझे। कंपटीशन के हिसाब से तुम्हें इतना ही याद रखना है कि एक जीन जहां एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, वहीं यहाँ एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जीन लग रहे हैं, समझे कि नहीं। ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं बेटे, एग्जाम्पल ऐसे कैरेक्टर्स के मैंने आपको क्या बताया था, ह्यूमन इंटेलिजेंस में, ह्यूमन हाइट में, समझे कि नहीं, ह्यूमन हाइट में, ठीक है बेटे। दूसरा क्या है, ह्यूमन इंटेलिजेंस में, और बेटे ह्यूमन स्किन कलर, समझे कि नहीं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी की हाइट कम है तो उसके पास में जीन कम है, मैनी जीन का ये मतलब नहीं निकालना है कि नहीं। किसी की हाइट कम है आदिल तो उसके पास में जीन कम है, ऐसा नहीं सोचना है। जीन उतने ही है हाइट को कंट्रोल करने के लिए जितने डिसाइडेड है, उनकी डोमिनेंस और उनकी रेसेसिवनेस पे ऐसा होगा, समझ गए कि नहीं। अगर मैं कह रहा हूं आपसे कि ह्यूमन स्किन कलर को डिसाइड करने के लिए तीन जीन होते हैं, समझे कि नहीं। तो ये नहीं कोई बहुत गोरा है तो उसके पास 100 जीन होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके पास रेसेसिव जीन होंगे 3, कोई बहुत डार्क है तो उसके पास में 3 डोमिनेंट जीन होंगे,
समझ गए कि नहीं आदिल मियाँ? हाँ, तो ये हो गया ह्यूमन स्किन कलर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा वीट का कलर देखा है, वीट कैरनल कलर जो होता है, तो उसमें भी उसको भी बेटे क्या, गेहूं देखे हैं नहीं देखे हैं? सारे एक कलर के होते हैं क्या? आप देखेंगे उनके कलर टेक्सचर में फर्क होता है, समझे कि नहीं? क्यों? यहाँ इसको इसको डिसाइड करने के लिए 2 जीन होते हैं, इसको डिसाइड करने के लिए 3 जीन होते हैं बेटे। ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए अराउंड 25 जीन होते हैं, समझे कि नहीं? ह्यूमन स्किन हाइट के लिए भी और जीन होते होंगे, समझे कि नहीं? तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि इनको क्या कहा जाता है, ये जो है इनको क्या कहा जाता है? इनको हम कहते हैं पॉलीजीन। क्या कहते हैं? पॉलीजीन। जैसे क्वेश्चन आ रहा है आपसे ह्यूमन स्किन कलर के लिए पॉलीजीन कितने होते हैं? 3, समझे कि नहीं? यही आपकी बुक में डिटेल में दे रखा है ह्यूमन स्किन कलर। लेकिन अभी आप ये समझिए कि क्या होती है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एक से ज्यादा जीन रिस्पॉन्सिबल है एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, समझ गए? क्लियर? ठीक, तो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं क्या इसी में ह्यूमन स्किन कलर। देखो ये ह्यूमन स्किन कलर, ठीक है। ह्यूमन स्किन कलर के लिए बेटे कितने जीन लगेंगे? पॉलीजीन कितना है बेटे? पॉलीजीन कितना है इसका? 3 बेटे। कौन कौन से पॉलीजीन? 3 कौन कौन से पॉलीजीन बेटे? इमामी, फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली। अरे यही तो चल रहा मार्केट में, है कि नहीं? 3 अलग अलग जीन ले आओ खरीद के, सुबह सुबह लगाया एकदम, ना नहाए हैं ना ब्रश किया है ना मुंह धोया है, बस ऊपर से लीपा पोती करी चले आए, तभी तो मच्छर आते क्लास में। ठीक है, तो ये क्या हुआ बेटे? 3 जीन जो है कौन कौन से है ध्यान से देखो। अब क्या पढ़ रहे हैं? ए, ठीक है, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, ये पॉलीजीन है इनका। लेकिन ये वाला जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये डोमिनेंट है। कैसा है? डोमिनेंट है। तो यहां हम क्या पढ़ रहे हैं? स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, ये क्या है? रेसेसिव है। ठीक है, अगर डोमिनेंट जीन है तो कैसे बनेंगे? हाँ बेटे, 3 जीन है तो ऐसे छींक लंबा खींच के कहना है डार्क। अगर 30 जीन होते तुम आज कहीं नहीं पाते। कल तक बताते थे, कल मैं लौट के आता था डार्क है। तो बेटे क्या हुआ? नीग्रो यानी कि डार्केस्ट ब्लैक, ठीक है। और ये क्या? लाइट। अल्बिनो बेटे क्या? अल्बिनो फेरेस्ट को कहते हैं, समझे कि नहीं? कॉर्पस एल्बिकन्स याद है? वाइट बॉडी, वाइट बॉडी, है कि नहीं? तो एल्बिनो का मतलब ही होता है वाइट टेस्ट, समझे कि नहीं? तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा, हाँ, और बहुत ज्यादा। ठीक है, अब इनका अगर आप क्रॉस कराएंगे तो क्या F1 जनरेशन आएगी? क्या F1 जनरेशन? अरे सच में भाई, तुम तो रेसिस्ट बना दोगे टीचर को। आएगी कि नहीं आएगी? F1 जनरेशन हमेशा कैसी होती है? F1 जनरेशन हमेशा कैसी होती है? हाइब्रिड होती है, हेटेरोजाइगस, मतलब आधे काले आधे गोरे। समझे कि नहीं? एक साइड तुम्हारी ब्लैक होगी, एक साइड व्हाइट होगी। अगर ऐसा हुआ तो क्या है? 3 जीन कंट्रोल कर रहे हैं तुम्हारी स्किन को, समझे कि नहीं? डोमिनेंट रिसेसिव का क्रॉस कराया और आया बेटे क्या? हेटेरोजाइगस। आधी स्किन काली आई, आधी स्किन गोरी आई। कौन सा इनहेरिटेंस हुआ? कोडोमिनेंस इनहेरिटेंस। अरे वाह, तुम तो बहुत तेज हो गए बेटे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? क्या होता है? ध्यान से देखो, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये बना, समझे कि नहीं? कैसा दिखेगा ये? अरे डार्क तो ये है ही, डार्क तो ये है ही, नहीं दिखेगा ये, क्योंकि मेंडेलिज्म अलाउ नहीं होता यहाँ, समझे कि नहीं? दिखेगा ही नहीं, ये काय मिस्टर इंडिया हो जाएगा। बेटे ये दिखेगा मलेटो, मतलब इंटर इंटरमीडिएट, ऐसा, समझे कि नहीं? हाँ, सांवला,
काला नहीं, डस्की कहते हैं उसे, गंवार। समझ देखा है कुछ, समझ आ गया। ये F1 जनरेशन हो गई। हम F2 जनरेशन देख रहे हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। इसका क्रॉस कराओगे आप इससे, भाई F2 जनरेशन के लिए क्या करते हैं, हाइब्रिड्स ना, हाइब्रिड्स ना, तो हाइब्रिड्स बनाने वाले हैं हम। ठीक है, हाइब्रिड्स बना लिए, अब क्या करेंगे, सेल्फिंग करा देंगे। तो सेल्फिंग तो करा रहे हैं आप, जब आप सेल्फिंग कराएंगे, जब आप सेल्फिंग कराएंगे बेटे, तो आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है, होल रेंज, पूरी रेंज मिलेगी किसकी, कलर्स की। समझे कि नहीं, जैसे होता है ना मेकअप किट में शेड चूज करना, वैसे तुम्हारा भी शेड है, कौन सा चाहिए, जाओ हटाओ। समझे कि नहीं, मदर कंट्रीब्यूट कर रही, लाल अल्लाह को गोरा बनाएंगे, फादर कहना नहीं रे मेरे ऊपर जाएगा काला बजंग। ठीक है, ये बन गया, समझ गए कि नहीं। तो ध्यान से देखेंगे, ध्यान, पूरी रेंज बनती है। ठीक है, वो सब बात की बात है। पहले मुझे ये बताओ कितने जीन इन्वॉल्व हैं, 3। जब एक जीन का काम होता है, एक जीन की इनहेरिटेंस होती है, तब आप उसे मोनोहाइब्रिड कहते हो। 2 की होती तो प्रोजेनी कितने बनते, 16 है कि नहीं। है प्रोजेनी तो 16 नहीं बनेंगे, लेकिन आपको कॉम्बिनेशन कितने देखने मिलेंगे, 64 है कि नहीं। अब वो टोटल कितने कॉम्बिनेशन होंगे, टाइप्स कितने होंगे वो देखेंगे, है कि नहीं। एक टाइप के कितने होंगे, है ना, जैसे राउंड येलो बनाया आपने तो 9 आया राउंड येलो, है कि नहीं। वैसे ही हम यहाँ देखेंगे फिनोटाइप कितने बनेंगे, कितने फिनोटाइप बनेंगे वो देखते हैं, समझेंगे। लेकिन टोटल कितने बनने वाले हैं, 64। बेटे ये 64 ही तो थे, ये 64 ही तो बने हैं इंटरमीडिएट। तो अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हमने ले लिया क्या, रेंज ही लिखेंगे सिर्फ, इनके कॉम्बिनेशंस नहीं लिख रहे हैं हम लोग। क्या डार्केस्ट को हम क्या लिख रहे हैं बेटे, ठीक है ये, और इधर बेटे हम क्या लिख रहे हैं, एल्बिनो। अगर आपको याद हो, रेसेसिव सिंगल आता है डायहाइब्रिड क्रॉस में, सिंगल आता है कि नहीं, आता है कि नहीं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी सिंगल आता है। और मैंने आपसे क्या कहा था कि पावर एन करते जाओ, पावर एन करते जाओ, तो यहाँ भी कितना आएगा, सिंगल ही आएगा, समझे कि नहीं। एक ही आता है, यहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो बेटे यहाँ क्या आ जाएगा, एक रेंज आएगी डार्क ब्राउन, समझे कि नहीं। फिर आएगा क्या, ब्राउन मुंडे, यही है बेटे वो। यही है वो, और क्या, ठीक। फिर क्या, एल्बिनो, डार्क नहीं यार, यहाँ तो डार्क ब्राउन लिख दिया, फेयर को लिखें डार्क फेयर, बहुत फेयर बेटे, चिकने। और बेटे फेयर, और फिर बेटे आएगा क्या, मुलेटो, हुआ ना इंटरमीडिएट। ये पूरी रेंज मिल रही है तुम्हें, ये पूरी रेंज मिल रही है, ठीक है। अरे यार तुम समझे नहीं, ये आ गया पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये आ गया पेरेंटल कॉम्बिनेशन। इतनी रेंज और आ गई, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी क्या लिखती है, हर एक जीन का इफेक्ट पड़ता है, एडिटिव रोल है। देखो आपकी बुक में लाइन लिखी है ना, क्या एडिटिव रोल है सबका, एडिटिव रोल ऑफ ईच एलील। इतने कॉम्बिनेशन कैसे बने, एडिटिव रोल ऑफ ईच एलील लिखा है कि नहीं, बोलो, नहीं लिखा है। सबका कंट्रीब्यूशन है। अब अगर सभी कंट्रीब्यूट करेंगे तो रेंज तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। तो हमें डार्क ब्राउन भी मिले, ब्राउन भी मिले, मलेटो भी मिले बेटे, फेयर भी मिला, और बहुत फेयर भी मिला, समझे कि नहीं। इतने सारे मिले, कितने कितने फिनोटाइप हैं, 1 2 3 4 5 6 7, समझे कि नहीं, 7। कितने कितने मिलेंगे कि 60 फेयर हो जाएंगे, तो मैं 1 बाय लिख बाय, कितने मिलेंगे बेटे, ये कितने मिलेंगे निग्रो, एक, ये कितने मिलेंगे, ये कितने मिलेंगे 15, और ये 20, ये भी 15, ये, और ये देख लो काउंट करके बेटे,
64 हो रहे हैं क्या? बोलो, पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने आए टोटल? 2। डोमिनेंट पेरेंट है कि नहीं? और ये तो अगर तुम देखोगे तो ज्यादा वेराइटी तुम्हें कैसी देखने मिलती है? मिक्स्ड वेराइटी तो ज्यादा देखने मिलती है, मिक्स्ड वेराइटी ज्यादा आ रही है, समझे कि नहीं? एनसीईआरटी तुम्हारी क्या बता रही है कि किसी के फादर जो है कि नहीं, बहुत एकदम फेयर स्किन, ठीक है, और मदर भी एकदम फेयर स्किन, लेकिन बच्चा उनका भुजंग है एकदम, समझे कि नहीं? तो एनसीईआरटी इसका रीजन बताती है बेटे, क्या दिन भर क्रिकेट खेल रहे हो बेटे, सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है तुम्हारे पास, स्किन टैन हो रही है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, समझे कि नहीं? तो वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपके स्किन कलर को जीन तो डिसाइड करता ही है, लेकिन इसमें एनवायरमेंटल रोल भी होता है, लिखा है कि नहीं? देखो बुक में। समझे कि नहीं? इन्वायरमेंट खुद एक इन्फ्लुएंसर है और उसका इंस्टाग्राम पे कोई अकाउंट नहीं है बेटे, समझे कि नहीं? है, यहाँ देखो नए नए इन्फ्लुएंसर बने घूम रहे हैं 4 लोग फॉलो करते हैं खुद कोई रोस्ट कर लिया, समझ आ गया कि नहीं? अरे समझ आ गया? इतना ही है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, कुछ भी और नहीं, समझे कि नहीं? क्वेश्चन इससे कोई गलत नहीं करके आता है, आसान से टॉपिक है, आसान से टॉपिक है भाई। यहाँ क्या याद रखना है बेटा, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अलग से लिख दिए, ये और ये, साथ में ये इतना याद रख लेना भाई कि कितने जीन कंट्रोल करते हैं पॉलीजेन। इजी क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो इसका क्रॉस करा के रेंज पूछ लेंगे। ये वाली पॉइंट भी एनसीईआरटी में लिखी है, होल रेंज, समझे कि? ये देखो, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटे क्या है टॉपिक? बस पेलियोट्रॉपी क्या होती है? देखो बढ़िया टॉपिक है, ठीक है, और अच्छा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, और इससे रिलेटेड 2 टॉपिक कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है? तो आपको दोनों टॉपिक पढ़ा रहा हूं, लेकिन हम एक बार में इसको क्या कह रहे हैं बेटे, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक ही जीन है और उस जीन के कितने एलील हैं? 2 एलील हैं, ठीक है, लेकिन ये बाद में क्या प्रॉब्लम कर देता है बेटे, इसने भी थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्या किया? मैनी कैरेक्टर। क्या ये मेंडेलिज्म से अलग हो गया कि नहीं? क्या अलग हो गया इसमें? एक ही कैरेक्टर कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन ये तो एकदम अलग ही, समझे कि नहीं? एक जीन और मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। इतना अगर तुम्हें समझ आ गया तो हम इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, समझे कि नहीं? और इसके आपकी बुक में एक दो नहीं, बहुत एग्जाम्पल दिए हुए, बहुत एग्जाम्पल दिए हुए। तो पहले आसान वाला पढ़ा दें, बोलो बोलो। देखो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, क्या आपको याद है मैंने आपको एक एग्जाम्पल पढ़ाया था, स्टार्च ग्रेन इंटरमीडिएट? बोलो, स्टार्च ग्रेन इंटरमीडिएट, ताकि आप ये समझ पाओ कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है, पढ़ाया था कि नहीं? अब मैं वही वाला एग्जांपल ले रहा हूं, सेम स्टार्च ग्रेन साइज, साइज की बात हो रही है, वहां हमने साइज ही तो पढ़ा था, स्मॉल लार्ज, है कि नहीं? और दूसरा बेटे हम क्या पढ़ रहे हैं? एंड शेप। क्या 2 कैरेक्टर की बात हो गई? क्या 2 कैरेक्टर की बात हो गई? साइज की भी बात हो रही है और शेप की भी बात हो रही है। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटे? हम ये पढ़ रहे हैं कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, यही तो पढ़ा ना हमने उस टाइम, मैंने आपको बताया था, है कि नहीं? एक मिस्ट्री रखी थी छुपा के, बरमूडा ट्रायंगल जैसी, वो वाली तुम्हें बता देता हूं बेटे क्या हुआ। यहाँ हमने क्या पढ़ा, कैपिटल बी होता है तो सीड जो है वो कैसा होगा? लार्ज होगा। स्मॉल बी होगा तो सीड स्मॉल होगा। और अगर ये कंडीशन हुई तो इंटरमीडिएट, तो आपने कहा सर ये तो क्या हो गई? इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गई ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन दूसरी चीज क्या, जब सीड लार्ज होता है तब शेप राउंड होता है, जब ये इंटरमीडिएट कंडीशन होती है तब भी ये कैसा होता है? राउंड होता है। लेकिन जब स्मॉल होता है तो रिंकल होता है। अब बताइए, क्या एक ही जीन 2 कैरेक्टर को कंट्रोल नहीं कर रहा है? हाँ कि ना? एक जीन 2 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसी को क्या बोलते हैं? पेलियोट्रॉपी बोलते हैं। समझ आ गया? सिंपल है कि नहीं? तो यहां से हम 2 चीजें बेटे, 2 चीजें समझ लेते हैं। इतना अगर आप देखते हैं तो आपको क्या मिल गया?
इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन अगर आप देखें तो यहां दो चीजें कंट्रोल कर रहा है जीन, समझे कि नहीं? तो ये क्या हो गया, प्लेलियोट्रोपी। क्लियर, आगे समझ? ठीक है, एक और एग्जांपल, ये बेटा एग्जांपल एक हो गया, एक और एग्जांपल पढ़ेंगे। क्या एग्जांपल है? देखो एग्जांपल क्या पढ़ रहे हैं, PKU, समझे कि नहीं? क्या मतलब होता है इसका? फिनाइल, ठीक है, नाम से क्या पता लग रहा है? फिनाइल कीटो न्यूरिया। बेटे देखो, यूरिया, कीटोन सब लिखा हुआ है कि नहीं इसमें? है, कीटोन बॉडीज होंगी, यूरिन से रिलेटेड हो सकता है क्या? है कि नहीं? ध्यान से देखो बेटे, पहली चीज इसको आप एक बार क्या क्वेश्चन में पढ़ेंगे अगर आप PYQ लगाएंगे, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। क्या है ये? इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। बेटे बाय बर्थ ये डिसीज होती है, बाय बर्थ ये प्रॉब्लम होती है, और इसमें क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक एरर हो जाता है। जिसकी बर्थ होगी, जिसमें प्रॉब्लम होगी, उसमें क्या होगा, एक मेटाबॉलिक एरर होता है। अब उस एरर से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हम वो देखने वाले हैं। तो फिलहाल तो आपको एक पॉइंट और भी याद रखना पड़ेगा, ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे ये बात, अभी आप इतना याद रख लीजिए, क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। है कि नहीं है? रेसेसिव है, ऑटोसोमल है, रेसेसिव तो समझते हो ना, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं, आगे डिटेल में पढ़ा भी दूंगा। हो क्या रहा है यहां, ध्यान से देखिए, यहां क्या हो रहा है बेटे, एक नॉर्मल एक मैकेनिज्म हो रही है आपकी बॉडी में। नॉर्मल मेटाबॉलिज्म क्या है, ध्यान से देखिए। अभी आप कह रहे हैं ना इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो आपको नॉर्मल मेटाबॉलिज्म पढ़ा रहा हूं। नॉर्मल मेटाबॉलिज्म क्या है बेटे? नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ये है कि आपकी बॉडी में बेटे क्या है, फिनाइल एलानाइन, समझे कि नहीं? ये क्या है, एक अमीनो एसिड है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां भी पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़कर भी आए होंगे कुछ। और ये फिनाइल एलानाइन जो है, दिस फिनाइल एलानाइन गेट्स कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन एंड दिस इज आल्सो अ अमीनो एसिड। तो बॉडी को क्या जरूरत पड़ी हुई है कि वो एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड में कन्वर्ट करे? तो आपने पढ़ा होगा ह्यूमन बॉडी के लिए 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, 10 उसमें से ऐसे हैं जो डाइटरी हैं, डाइट में मिल जाते हैं हमें। 10 ऐसे हैं जिनको बॉडी सिंथेसाइज करती है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड पढ़े होंगे आपने। तो बेटे जो आपको डाइटरी है, डाइट से तो मिल जाएगा, लेकिन दूसरा वाला जो आपको बनाना है, उसको बनाने के लिए कुछ तो रॉ चाहिए ना, कुछ तो रॉ चाहिए। बॉडी सिंथेसाइज करेगी तो करेगी कैसे? कुछ तो मटेरियल चाहिए। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये फिनाइल एलानाइन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, टायरोसिन में। आपकी बॉडी ने टायरोसिन में कन्वर्ट कर लिया। अगर ये टायरोसिन बना तो यहां आपकी बॉडी में बेटे बनेंगे क्या, हार्मोन्स, एसेंशियल हार्मोन्स बनाएगा ये, क्या, थायराइड, थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड हार्मोन्स, T3 T4, ठीक है, क्लास 11 में आप पढ़ते हैं T3 T4, ये इस तरह के हार्मोन्स के लिए ये एसेंशियल है टायरोसिन का होना, समझ गए? अभी पॉइंट ये है कि फिनाइल एलानाइन टायरोसिन में जब कन्वर्ट हुआ तो क्या कोई चीज ऐसी थी जो रिक्वायर्ड थी, एक एंजाइम रिक्वायर्ड था, कौन सा, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्साइलेज। क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्साइलेज। ये हमारी नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है। कैसी मेटाबॉलिज्म है, नॉर्मल। ये हमारी बॉडी में हो रहा है हर वक्त, समझे कि जब भी रिक्वायरमेंट है ये हो रहा है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब जिसको ये डिसऑर्डर हो गया उसमें ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि तो नॉर्मल है, हमें तो एरर पढ़ना है ना, हमें तो एरर पढ़ना है। तो हम एरर पढ़ रहे हैं बेटे, ध्यान से देखो एरर क्या है, एरर समझिए आप कैसा एरर है, ठीक है, आसान सा टॉपिक है, अच्छा क्वेश्चन आता है। ये आपका डीएनए, ठीक है, दिस इज अ डीएनए एंड दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ अ डीएनए, ये इसकी बात हो रही है, ये कोड करता है किसके किसके लिए, कोड फॉर एंजाइम। ये एंजाइम बनाता है, कौन सा है, ये वाला फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्साइलेज। कितना, इतना क्लियर है बेटे, बोलो। ये जीन क्या बना रहा है, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्साइलेज, ये बना रहा है।
समहाउ बेटे इसमें क्या हो गया, समहाउ बेटे क्या हो गया, जीन में क्या हो गई, जीन में क्या हो गई, म्यूटेशन हो गई। म्यूटेशन हो गई तो बेटे क्या प्रॉब्लम आई, नो एंजाइम, एंजाइम नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा। क्या नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम की जरूरत है, दिख रही है, लेकिन जीन में म्यूटेशन होने की वजह से वही एंजाइम अब नहीं बन रहा है। अब अगर ये एंजाइम नहीं बना तो आप क्या पढ़ रहे हैं, एरर मेटाबॉलिक, है कि ना, रिएक्शन, एरर मेटाबॉलिज्म। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, एरर मेटाबॉलिज्म। देखो क्या हो रहा है एरर मेटाबॉलिज्म में बेटे, यहां आपका फिनाइल एलेनाइन जो है, फिनाइल एलेनाइन जिसको कन्वर्ट हो जाना चाहिए था किसमें, टायरोसिन में, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फिनाइल पायरुविक एसिड में। समझे कि नहीं, क्यों हुआ ये कन्वर्ट, क्योंकि वो एंजाइम ही नहीं बना जिसकी जरूरत थी, जिसकी जरूरत थी वो एंजाइम तो बना ही नहीं है। जब एंजाइम नहीं बना तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। समझे, जब ये फिनाइल पायरुविक एसिड तुम्हारी बॉडी में क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा। देखिए आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है, एक्यूमुलेशन हो रहा है इसका। भाई टायरोसिन बनना चाहिए, टायरोसिन नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, फिनाइल पायरुविक एसिड। जब ये बन रहा है तो एक्यूमुलेट भी हो रहा है, एक्यूमुलेट भी हो रहा है, किडनी इसको फिल्टर नहीं कर पाती। समझे कि नहीं, एक्यूमुलेट हो रहा है। जब ये एक्यूमुलेट हो रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम होंगी, बोलिए बोलिए, मेंटल रिटार्ड। समझे कि नहीं, इंटेलिजेंस पर फर्क पड़ गया, और हेयर लॉस। समझ रहे हो कि नहीं, हेयर लॉस का प्रॉब्लम हो जाएगा, विन डीजल, ठीक है। और स्किन पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। अब बोलो, अभी तुमने क्या पढ़ा, ए बी बी सी सी, वो स्किन को कंट्रोल कर रहे हैं। समझे कि नहीं, इधर देखो, स्किन पिगमेंटेशन कितने जीन की वजह से ऐसा हुआ बेटे, कितने जीन की, इसको रेड बनाना पड़ेगा बेटे, यही तो थ्योरी का पॉइंट है। एक ही जीन ने इतना सब वंडर कर दिया है, समझ रहे हो कि नहीं, एक जीन के म्यूटेशन की वजह से। और हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं बेटे, हम ये टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, पेलियोट्रॉपी। एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को अफेक्ट कर सकता है, समझ आ गई बात। तो यहाँ बेटे एक जीन ने बहुत सारे कैरेक्टर को अफेक्ट किया है कि नहीं किया है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म समझ आ गया। नॉर्मल मेटाबॉलिज्म भी पढ़ा दी आपको और एरर मेटाबॉलिज्म भी पढ़ा दी, इसी को फिनाइल कीटोन्यूरिया बोलते हैं। समझ आ गया, बोलो क्या कोई और भी एग्जाम्पल है हमारे पास में पॉलीजेनिक पेलियोट्रॉपी का, क्या और भी कोई एग्जाम्पल है पेलियोट्रॉपी का, बोलिए। आपकी बुक में और भी कोई एग्जाम्पल पेलियोट्रॉपी का दे रखा है। एक मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, एक क्या पढ़ा दिया, सीड का स्टार्च ग्रेन साइज और शेप की बात पढ़ ली। दूसरा क्या पढ़ लिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्या सिकल सेल एनीमिया भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, मैं पढ़ा रहा हूं बेटे थर्ड एग्जाम्पल। क्या बेटे, थर्ड एग्जाम्पल क्या पढ़ रहे हैं हम, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, बहुत जरूरी हो जाता है तुम्हारे लिए, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में मैंने आपको क्या बताया बेटे, जो नॉर्मल बॉडी है वो क्या हो गई, HbA और HbA, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं बेटे। अफेक्टेड बॉडी क्या है, HbS और HbS, लेकिन जो बेटे HbA और HbS वाली बॉडी है, समझे कि नहीं, इसमें क्या हो रहा है बेटे, एक जीन में ही तो म्यूटेशन हुई है, एक ही जीन में तो म्यूटेशन हुई है बेटे। क्या होती है इसमें, सिकल सेल एनीमिया क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। किसकी वजह से हुआ है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हुआ है। आगे आप ये डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना समझिए, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हुआ। और इस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से बेटे क्या हुआ, ये रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आया। रिसेसिव डिसऑर्डर है ना, तो अगर दोनों रिसेसिव मिले तो ये, दोनों रिसेसिव मिले तो ये, भाई रिसेसिव कब एक्सप्रेस करता है, आइडेंटिकल कंडीशन में, ठीक है। लेकिन अगर दोनों रिसेसिव ना हो के एक रिसेसिव है और एक नॉर्मल है, एक डोमिनेंट है, तब उस केस में क्या दिख रहा है आपको, कैरियर वाली कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन। जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है तो बेटे क्या होता है, क्या होता है, आपकी बुक क्या लिख रही है, सिकल सेल एनीमिया पढ़िए। क्या हो रहा है बेटे, बाइकॉन्केव
आरबीसी एंड सिकल शेप, आरबीसी बने एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटे क्या, ऐसे लोगे में ऑक्सीजन टेंशन होगी कि नहीं, बोलो। और तीसरा बेटे क्या ये मलेरिया रेजिस्टेंट हो जाएंगे, हाँ कि ना। कितने जीन पे म्यूटेशन हुई थी, एक। इफेक्ट क्या देख रहे हैं आप, मल्टीपल। पेलियोट्रोपी किसे कहते हैं, इसे ही कहते हैं। समझ आएगी कि नहीं बात। कितने एग्जाम्पल पढ़ लिए, 3 एग्जाम्पल पेलियोट्रोपिक है। और कोई डाउट है, नहीं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक क्या है हमारा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मैंने आपको पढ़ा दी सारी चीजें, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बेटे पहला पॉइंट समझिए, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने से पहले आप ये पॉइंट समझिए कि मेंडल ने अपना वर्क जो है पब्लिश कब किया था, 1864। 5 में याद नहीं रखोगे तो क्या फायदा। 1865 में अपना वर्क पब्लिश किया। उसके बाद वो अननोन रहा वर्क, 1900 में रीडिस्कवर हुआ। क्यों रीडिस्कवर हुआ, क्योंकि धीरे धीरे साइंटिफिक अपरेटस, इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीजें अवेलेबल होने लगी, इनका डेवलपमेंट होने लगा। समझे कि 1900 तक माइक्रोस्कोपिक एडवांसमेंट भी आने लगा, समझे कि नहीं। फिर उसके बाद में क्या हुआ, तो 1900 में डिस्कवरी हुई और 1902, देखिए आपके बुक में लिखा है क्या, में सटन एंड बोवेरी ने ये थ्योरी दी हुई है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो बेटे 1902 में तक का टाइम क्यों लगा, इस टाइम पे बेटे क्या हो चुका था, माइक्रोस्कोपिक एडवांसमेंट हो चुका था, समझे कि नहीं, एडवांसमेंट हो चुका था। इससे पहले की थ्योरी में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि रीडिस्कवरी हुई और ये सारी चीजें। अब आप यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट पढ़ रहे हैं, देखो मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखो। एक पॉइंट पे लिखा है बेटे सटन एंड बोवेरी, ठीक है, एक पॉइंट पहला पढ़ रहे हैं, सटन एंड बोवेरी आर्ग्यूड, समझे कि नहीं। इन्होंने आर्ग्यू की, क्या आर्ग्यू की बेटे, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन जो होता है, सेग्रीगेशन जो होता है उसी में बेटे क्या हो जाता है, रिजल्ट्स इनटू जीन या एलील सेग्रीगेशन, है ना, जीन सेग्रीगेशन लिख सकते हैं आप, ठीक है, क्या सेग्रीगेशन। एक पॉइंट तो ये हो गया, देखो लिखा है कि नहीं। एक पॉइंट ये पढ़ना है, थ्योरी बता रहा हूं, थ्योरी में क्या जरूरी है, थ्योरी में क्या जरूरी है और क्यों जरूरी है बेटे, समझे कि नहीं। थ्योरी में क्या जरूरी है और क्यों जरूरी है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बस इतना पढ़ के चले जाना, थ्योरी को याद कर लेना ये जरूरी नहीं है। आपके एनसीईआरटी में जो थ्योरी दी है उसको समझना भी जरूरी है, समझे कि नहीं। तो आप दूसरा पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं, आप दूसरा पॉइंट ये पढ़ रहे हैं, और क्या हुआ, आपकी बुक कह रही है सटन ने यूनाइट की कुछ नॉलेज, है ना, सटन यूनाइटेड नॉलेज किस बारे में, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की नॉलेज एंड मेंडेलियन इनहेरिटेंस की, मेंडेलियन इनहेरिटेंस की, ये हुआ है। क्या ये पॉइंट समझ आ गया। पहले दोनों ने इस पर डिस्कस किया कि क्रोमोसोम सेग्रीगेट करते हैं तो जीन के जो पेयर है, जो एलील है, वो अलग अलग हो जाते हैं। फिर सटन ने उसको कनेक्ट किया किससे, मेंडेलियन इनहेरिटेंस से। और फाइनली ऐसा करने के बाद इन्होंने क्या दिया, गिवन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, क्रोमोसोमल थ्योरी, ठीक है। ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी है, ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ये क्या कहती है, ये थ्योरी क्या है, जीन एंड क्रोमोसोम बिहेवियर जो है,
वो कैसा है, पैरेलल। ये थ्योरी इतनी सी है बस। जीन और क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है वो बेटे कैसा है, पैरेलल है, मतलब दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं, दोनों में एक जैसी सिचुएशन बन रही है। अगर आप मिटोसिस को पढ़ रहे हैं, अगर आप मियोसिस को पढ़ रहे हैं, तो ऐसा आप देख रहे हैं, समझे कि नहीं। सेल साइकिल, सेल डिवीजन में हम ये पढ़ते भी हैं, है, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या पॉइंट्स दिए हैं आपके बुक में। 3 पॉइंट दिए बेटे, 3 पॉइंट दिए। क्या है, जीन वर्सेस क्रोमोसोम। वैसे तो आपकी जो टेबल बनी हुई है, वो टेबल में ये नहीं लिखा है कि जीन का कौन सा है फंक्शन और क्रोमोसोम का कौन सा है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो बेटे जब उन्होंने लिख दिया कि ये फंक्शन पैरेलल होता है, तो चाहे किधर भी जीन लिख दिए, चाहे किधर भी क्रोमोसोम, ठीक है। लेकिन आपको याद है, मेंडल के तीनों लॉ याद है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर आप वो तीनों पॉइंट देखते हैं ना, वो 3 लॉ ही है। वो जो 3 पॉइंट लिखे हुए हैं आपकी टेबल में, जीन वर्सेस क्रोमोसोम में, अगर आप ध्यान से देखो, वो 3 लॉ है मेंडल के, है कि नहीं। और ये बेस्ड किस पे, मेंडेलियन इनहेरिटेंस पे बेस्ड है, ठीक है। तो पहला क्या है बेटे, पहला क्या है, जीन जो होता है वो पेयर्ड होता है, पेयर्ड होता है। क्या पढ़ा हमने, पेयर ऑफ फैक्टर पढ़ा हमने, बोलो क्या हमने नहीं पढ़ा। 1 जीन इज इक्वल्स टू 2 एलील विच कंट्रोल्स 1 कैरेक्टर। तो ये तो वही पॉइंट हो गया ना, हो गया कि नहीं, पहला पॉइंट। यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है। लॉ ऑफ डोमिनेंस भी तो यही कहता है कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो एलील चाहिए होते हैं जो एक जीन बनाते हैं, यही तो है। और दूसरी चीज आप क्या पढ़ रहे हैं, क्रोमोसोम। सेटन और बोवेरी क्या कहने बेटे, क्रोमोसोम भी होमोलोगस होते हैं। कैसे होते हैं, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। बेटे तभी तो तुम क्या हो, डिप्लॉइड, एक सेट मदर से, एक फादर से। तो हम यहां क्या बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं बेटे, ध्यान से देखो। ये तुम्हारे पास एक आ गया, समझे, ये तुम्हारे पास एक आ गया, और मैं यहां क्या कह रहा हूं तुमसे, अगर तुम्हारे पास पेयर ऑफ फैक्टर, कोई एक एग्जांपल ले लो, कैपिटल टी, या हेट्रोजाइगस कंडीशन ले लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो बेटे यहां क्या, एक पे मैंने बना दी कैपिटल टी और एक पे स्मॉल टी, और दोनों साथ में प्रेजेंट है, दोनों साथ में प्रेजेंट है। एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मैं डायरेक्ट लिख दिया यहां पे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये स्प्लिट हो जाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, कब, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। और बेटे मैं यहां क्या लिख रहा हूं दूसरे पॉइंट में, अगर मियोसिस होगी, अगर मियोसिस होगी तो बेटे ये भी तो अलग हो जाएंगे ना। तुम्हें एक पेरेंट से कोई एक ही तो मिलेगा, एक पेरेंट से कोई एक ही तो मिलेगा। तो बेटे ये हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर क्या है, फिर मुझे बताइए कि क्या क्या अगर यहां मैं मल्टीपल लिख दूं, जैसे कैपिटल टी के साथ में कैपिटल बी, कैपिटल आर, क्या ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। क्या पढ़ा हमने, मेंडेलियन इनहेरिटेंस पे बेस्ड है। ये किस पे बेस्ड है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस पे। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो एलील है, ये जो आप पढ़ रहे हैं कैपिटल टी, ठीक है ना, कैपिटल टी, क्या ये कैपिटल आर के साथ जा सकता है, क्या ये स्मॉल आर के साथ जा सकता है, जा सकता है कि नहीं। तो हमने इसको क्या कहा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बोलिए, जाएगा तो ये तभी ना बेटे, ये जो कैपिटल टी है ये कैपिटल आर के साथ तो तभी जाएगा ना जब ये क्रोमोसोम भी जाएगा। जब तुम ये कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर वाला क्रोमोसोम रिसीव करोगे तभी तो ये कंडीशन मिलेगी तुम्हें, है क्या नहीं। ये हो गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 3 लॉ ही तो लिखे हैं मेंडल के, समझेंगे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में कुछ यूनिक, कुछ नया नहीं है, बस पैरेलल दिखाना है तुम्हें, किसको, जीन को क्रोमोसोम के। और वो सारी थ्योरी तो ऑलरेडी कौन दे चुका था, मेंडल। तो ये बेस्ड ही किस पे, मेंडेलियन इनहेरिटेंस पे। और इस चैप्टर में तो आप लास्ट तक ह्यूमन जेनेटिक्स तक जाएंगे ना, तब भी आप मेंडेलियन इनहेरिटेंस ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक आप क्या देख रहे हैं, अगला टॉपिक आप क्या देख रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं, ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, ये जो आप क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देख रहे हैं, इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ
किसने दिया हुआ है बेटे? थॉमस हंट मॉर्गन। ध्यान से, इस थ्योरी के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने तुम्हें। क्या क्या? देखो बता देता हूं बेटे। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड हियर दिस इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज गिवन बाय थॉमस एंड मॉर्गन। ठीक है, क्लियर इतना? नेक्स्ट पॉइंट पे है, नेक्स्ट स्लाइड पे है बेटे। अब हम क्या पढ़ने वाले? मॉर्गन को। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले? थॉमस हंट मॉर्गन। क्या पढ़ रहे हैं बेटे? थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, ध्यान से समझिए। किस पे स्टडी की बेटे? क्या होती है ड्रोसोफिला? फ्लाई? कौन सी? फ्रूट फ्लाई। ठीक है, तो बेटे किस पे? बेटे फादर ऑफ, इसको क्या कहते हैं? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इसने एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स ज्यादा पढ़ी हुई है। ठीक है, दूसरा बेटे पॉइंट आप समझे, इन्होंने क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? इसने बताया हमें क्या? लिंकेज। समझे कि नहीं? सेक्स लिंकेज है कि नहीं? ये भी पढ़ा हुआ है, सेक्स लिंकेज। ठीक, और इन्होंने दी हुई है बेटे क्या? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे, तब आप पेडिग्री सॉल्व कर पाएंगे। समझे कि नहीं? ये मॉर्गन ने पढ़ाई है। फिलहाल डिटेल में अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, डिटेल में अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो लिंकेज होगा। लेकिन उससे पहले, जैसे आपने मेंडल की स्टडी पढ़ी ना, मेंडल की स्टडी पढ़ी, वैसे ही हम यहाँ पढ़ रहे हैं थॉमस हंट मॉर्गन ने किस पे स्टडी की? स्टडीड ऑन फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई। ठीक है, ये जो फ्रूट फ्लाई है इसका साइंटिफिक नेम दे रखा है आपकी बुक पे, क्या है? ड्रोसोफिला मेलैनोगेस्टर। ठीक है, ये यही है। समझे कि नहीं? इस पे स्टडी करी है इन्होंने। अब सवाल यह है कि क्यों, वाई ड्रोसोफिला? हमने ये भी तो पढ़ा, वाई पाइसन सेटाइवम। वैसे ही वाई ड्रोसोफिला आपकी बुक कह रही है क्या? आपकी बुक कह रही है क्या ड्रोसोफिला पे स्टडी क्यों की है? मुझे बताओ। शॉर्ट लाइफ स्पेन है कि नहीं है? शॉर्ट लाइफ साइकिल। और बेटे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअली डायमॉर्फिक मतलब मेल और फीमेल, मेल और फीमेल अलग अलग है कि नहीं है? है कि नहीं है? कौन बड़ा है, मेल की फीमेल? स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिख रहा है कि नहीं? साइज देख लेना, याद रख लेना बेटे, क्या ना स्ट्रक्चर बन के आ जाए, लेबल करने आ जाए। थर्ड बेटे बताओ, नंबर ऑफ प्रोजेनी हाई। समझे कि नहीं? और बेटे आसान था इनको कल्चर करना। समझे कि नहीं? ये नहीं है कि बहुत मुश्किल हो रहा है, तुमने पकड़ा डंक मार दिया, ऐसा कुछ नहीं है। समझे? हाँ। और मैनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मैनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। और बेटे ये वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते थे जो विजिबल होते थे। समझे कि नहीं? हर ऑर्गेनिज्म में कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बहुत होंगे, लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो सकते हैं, तो उनको पढ़ना और मुश्किल हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो मैनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इजीली विजिबल बेटे, जो इजी टू विजिबल है कि नहीं? ये समझ आ गया? ये थ्योरी है जो हमें मॉर्गन से रिलेटेड पढ़नी है। ठीक, अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटे वो क्या है? लिंकेज। अच्छा टॉपिक है बेटे, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आने चांसेस रहते हैं। लिंकेज बेटे क्या है? बेटे क्या है लिंकेज? एक्सेप्शन है किसका? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। किसका? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझ गए कि नहीं? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बेटे है क्या लिंकेज? लिंकेज है क्या बेटे? जी क्लोजली
क्लोजली प्रेजेंट जीन शो टेंडेंसी टू रिमेन टुगेदर in the next generation. बेटे जो जीन पास में प्रेजेंट है वो अगली जनरेशन में भी पास ही रहना चाहते हैं, ये टेंडेंसी शो करता है। समझ आ रहा है कि नहीं? लिंकेज का मतलब ही क्या है बेटे? कोई लिंक कब हो सकता है? जब वो करीब हो, जब उनमें कोई एसोसिएशन हो, है कि नहीं? तो यहां बात लिंकेज की हो रही है, हम लिंकेज पढ़ रहे हैं और लिंकेज में पहला पॉइंट ही यही है, पहला कॉन्सेप्ट ही ये बेटे कि क्लोजनेस होना चाहिए। डिग्री ऑफ क्लोजनेस पे डिपेंड करती है लिंकेज, है कि नहीं? लिंकेज की स्ट्रेंथ बेटे किस पे डिपेंड करेगी? स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन क्लोजनेस ऑफ जीन। आप जीन को पास लाएंगे लिंकेज, दूर ले जाएंगे तो लिंकेज कम हो जाएगी इंशाल्लाह। नहीं समझे? जीन को पास लाएंगे तो लिंकेज बढ़ जाएगी कि नहीं? समझे कि नहीं? तो डिस्टेंस बिटवीन जीन पे या क्लोजनेस ऑफ जीन पे ये डिपेंड करता है कि वहां कितनी लिंकेज होगी। अब आप इसको कॉन्सेप्चुअली समझिए। देखिए मैं आपको बनाकर बता रहा हूं, ठीक है? समझो इसको, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ समझा रहा हूं, ठीक है? पूरा कॉन्सेप्ट आप एक बार में समझ लेंगे, कुछ ऐसा कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक, ध्यान से देखो बेटे, क्या पढ़ रहे हैं हम? मैं आपसे कह रहा हूं एक सिनेरियो है, ठीक है? यहां आप ध्यान से देखिए, एक सिनेरियो ये, ठीक है? यहां कैपिटल ए प्रेजेंट है। देखो हम किसकी बात कर रहे हैं? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी की बात कर रहे हैं। आप क्रॉस करा रहे हैं कैपिटल ए स्मॉल ए का कैपिटल बी स्मॉल बी से, या आप कह सकते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, या आप कह सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कुछ भी डायहाइब्रिड क्रॉस लिया हुआ है हमने। हम लिंकेज की बात कर रहे हैं, तो जब आप लिंकेज की बात करोगे तो एक से ज्यादा जीन की बात करोगे ना, सिंगल जीन लिंक थोड़ी ना हो सकता है। एक से ज्यादा जीन की बात करो तो हमने डायहाइब्रिड लिया बेटे। हम क्या कह रहे हैं, एक क्रोमोसोम, ये देख रहे हो आप, इस पे क्या पड़ा है? कैपिटल ए, इसकी एक कॉपी स्मॉल है, समझे कि नहीं? और ये डिसाइड करता है कुछ भी, कोई भी कैरेक्टर। या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए भाई, इसको ऐसे समझ लीजिए और आसान हो जाएगा, ठीक है? सीधे सीधे आप यहां हटा दीजिए और आप मेंडल का वो ले लीजिए। क्या याद है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का हमने क्रॉस कराया था और हमें 933 मिला? राउंड येलो है कि नहीं? राउंड येलो पेरेंटल था कि नहीं था? रिंकल ग्रीन पेरेंटल था कि नहीं था? इसके अलावा 6 रिकॉम्बिनेशन मिले कि नहीं? अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर ये सिचुएशन रही होगी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये एक जीन के लिए हो गया। दूसरा ध्यान से देखिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये एक जीन के लिए हो गया। क्या ये जीन कभी लिंक हो सकते हैं? वो प्रेजेंट ही दूसरे क्रोमोसोम पे, तो कैसे? वो तो मिलेंगे भी नहीं। डिग्री ऑफ क्लोजनेस पे डिपेंड करता है, ये तो क्रोमोसोम ही अलग हो गया, समझे कि नहीं? एक सिनेरियो, ये सिनेरियो 1 हो गया। मैं आपको सिनेरियो 2 दे रहा हूं, ध्यान से देखिए, यहां ध्यान से देखिए, ये कैपिटल आर, समझे कि नहीं? और यहां मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कैपिटल वाई। दूसरा देखिए, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब इनके लिंक होने के चांस बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़ गए कि नहीं? क्योंकि एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। ठीक, थर्ड पॉइंट देखिए बेटे, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। हमने क्या पढ़ा? जीन लिंक होने के चांस डिपेंड करते हैं डिग्री ऑफ क्लोजनेस पे। कहां क्लोजनेस ज्यादा है? थर्ड वाले में। तो लिंक कहां ज्यादा होगा? यहां लिंक, यहां बिल्कुल नहीं, यही तो हो सकता है, यहां बिल्कुल नहीं। अब ध्यान से देखिए, अब आप वो रेशियो याद है 9331? क्या पढ़ा था आपने? जीन इंडिपेंडेंट बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है? इंडिपेंडेंट बिहेव करता है, समझे कि नहीं? अब ध्यान से देखिए, ये क्या बना सकता है? क्या ये कैपिटल आर जो है वो कैपिटल वाई के साथ जा सकता है? यस फ्री है, समझे कि नहीं? स्मॉल वाई के साथ जा सकता है,
क्या स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ जा सकता है? आराम से जाएगा कि नहीं जाएगा? तो पेरेंटल भी मिलेंगे हमें देखने, पेरेंटल भी मिलेंगे देखने, समझे कि नहीं? सब कुछ देखने मिल रहा है। यहां खत्म। ये वाला सिनेरियो देखिए आप, क्या यहां कैपिटल आर जो है, जो आप देख रहे हैं, कैपिटल आर जो है वो कैपिटल, ये देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ प्रेजेंट है ऑलरेडी। अगर ऐसा हुआ तो पेरेंटल, ऐसा हुआ तो पेरेंटल। लेकिन अगर कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ गया तो रिकॉम्बिनेशन, हाँ के ना, नया कॉम्बिनेशन। ठीक वैसे ही स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ प्रेजेंट है कि नहीं? लेकिन अगर स्मॉल आर इसके साथ आया तो न्यू कॉम्बिनेशन। ये इंडिपेंडेंस है, ये इंडिपेंडेंस है। यहां ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है? कैपिटल आर कह रहा है कि मैं वाई के साथ हूं और कुछ नहीं, और चाहिए ही नहीं कुछ। स्मॉल आर क्या कह रहा है? मैं स्मॉल वाई के साथ हूं, नहीं, कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। क्या यहां नए कॉम्बिनेशन बनेंगे? क्या यहां नए कॉम्बिनेशन बनेंगे? क्या यहां कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? यहां तो इंडिपेंडेंस ही है। अब मुझे बताओ, लिंकेज सबसे ज्यादा कहां है? थर्ड में। अगर लिंकेज ज्यादा है तो क्या वहां कॉम्बिनेशन बनेंगे? नहीं ना। तो सारे ऑफस्प्रिंग पेरेंटल जैसे होंगे कि नहीं होंगे? तो अगर मैं इसको अब कर दूं क्या, इसमें आप दो चीजों से पढ़िए इसको। आप पढ़िए लिंकेज बिटवीन, लिंकेज वर्सेस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दूसरा आप इसको सोचिए इस हिसाब से, यहां भी मैंने आपसे क्या कहा कि यहां लिंकेज है कि नहीं है? बहुत ज्यादा है, कंप्लीट लिंकेज है कि नहीं? अगर लिंकेज होगी तो रिकॉम्बिनेशन होंगे? नहीं होंगे। तो आप इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं पूरे सिनेरियो को, लिंकेज वर्सेस रिकॉम्बिनेशन। दूसरा पढ़िए लिंकेज वर्सेस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब बताइए मुझे सोच के, क्या यहां लिंकेज है? बहुत लिंकेज है। क्या मैं कंप्लीट लिंकेज बोल दूं? मैं इस सिनेरियो को कंप्लीट लिंकेज बोल दूं? आदिल बोलो, आपकी बुक ने भी ये लिखा हुआ है। क्या यहां मैंने कंप्लीट लिंकेज बोल दिया इसको? ठीक है। अगर लिंकेज है तो क्या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी? कंप्लीट लिंकेज अगर प्रेजेंट है बेटे तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी क्या? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगी। आपने कह दिया बेटे ये कि सर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगी। तो अब मुझे बताओ, क्या यहां रिकॉम्बिनेशन आएंगे? नहीं आएंगे बेटे। यहां मैंने लिख दिया पेरेंटल, पेरेंटल है क्या? रिकॉम्बिनेशन है क्या? नहीं बेटे। अब आप इस पॉइंट को क्लियर कर लिया। अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि रिकॉम्बिनेशन जीरो था, अगर कोई कह रहा है रिकॉम्बिनेशन जीरो था, एक सिचुएशन में रिकॉम्बिनेशन जीरो था, अगर रिकॉम्बिनेशन जीरो था तो लिंकेज कैसी थी? कंप्लीट थी, खत्म बात। इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर किसी ने कह दिया लिंकेज रिकॉम्बिनेशन जीरो था तो डिग्री ऑफ क्लोजनेस क्या थी? हाईएस्ट, हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्लोजनेस। समझ आ रही है ना बात? रिकॉम्बिनेशन जीरो था बट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं था। बट व्हेन देयर इज नो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देयर इज नो रिकॉम्बिनेशन। तुम्हें नाम से समझ में आ रहा है, इंडिपेंडेंट। आप इंडिपेंडेंट हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे ये दोनों इनकी डिग्री ऑफ क्लोजनेस ज्यादा है, इन्होंने लिंक कर लिया कि बेटे हम और किसी से दोस्ती नहीं करेंगे, तो ये किसी से दोस्ती नहीं कर पाएंगे, नो कॉम्बिनेशंस। समझे कि नहीं? लेकिन ये देख लो मुस्तफा, आई एम फ्री टू गो विद एनीवन। समझे कि नहीं? किसी के साथ भी, कभी भी। अब तुम देख लो ओखला हेड में भी दिख रहे हैं, बटला हाउस में भी दिख रहे हैं, कोई भी रैंडम गिल्ली डंडे वाला घूम रहा है, उसके साथ बिरयानी वाले साथ अलग मिल रहे हैं। समझे कि नहीं? जैद के साथ फ्लैट शेयर कर लिया, कुछ भी। समझे? ये क्या है? डिग्री ऑफ क्लोजनेस की वजह से ही तो है। ये देखो हमेशा साथ में रहेंगे, इनकी कोई दोस्ती नहीं है, अगली जनरेशन में भी साथ। समझे? तो यहां ध्यान से देख रहे बेटे, क्या अगर आप इंडिपेंडेंट ही नहीं है तो आप रिकॉम्बिनेशन नहीं लाएंगे। ठीक, समझ आ गई ना बात? अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये वाली सिचुएशन देख रहे हो, क्या यहां पे कंप्लीट लिंकेज हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ क्लोजनेस आपने कम कर दी है, डिस्टेंस बिटवीन जीन बढ़ा दिए। यही तो समझाने की कोशिश है। अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन जीन ही कहता तो तुम पक्का रट लेते, क्योंकि बुक में भी यही लिखा है। मैं टॉपिक को आपको डिग्री ऑफ क्लोजनेस से बता रहा हूं ताकि आप सोचने का तरीका बदलो, सिर्फ रटो मत उसे। अगर आप डिग्री ऑफ क्लोजनेस को बढ़ा रहे हैं तो डिस्टेंस बिटवीन जीन उल्टा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बस यहां ध्यान से देखिए, क्या यहां कंप्लीट लिंकेज होगी? नहीं। आप क्या कहेंगे? सर यहां तो इनकम्प्लीट लिंकेज हो रही है। अगर इनकम्प्लीट लिंकेज हो रही है तो थोड़ी इंडिपेंडेंस तो देखने मिल सकती है ना। अगर यहां आपको क्या देखने मिल गया? इंडिपेंडेंस। अगर आपको इंडिपेंडेंस देखने मिल गई है तो क्या यहां पेरेंटल देखने मिलेंगे? क्या यहां पेरेंटल देखने मिलेंगे? क्या यहां रिकॉम्बिनेशन देखने मिलेंगे? बोलो,
क्या यार रिकॉम्बिनेशन देखने मिलेंगे? बेटे जरा मुझे बता दो, मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन कितना होता है? मैक्सिमम लेस देन 50%। मैक्सिमम लेस देन 50%, मतलब ये कि पेरेंटल हमेशा ज्यादा होता है। क्यों? देखो कंप्लीट लिंकेज में तो रिकॉम्बिनेशन है ही नहीं, पेरेंटल ज्यादा ही होंगे, ठीक है। लेकिन अगर लिंकेज है भी तो कितनी भी लिंकेज हो जाए, कितनी भी लिंकेज हो जाए, 50% से ज्यादा, 50% ज्यादा रिकॉम्बिनेशन नहीं आ सकता, समझे? लिंकेज हो कि ना हो तो पेरेंटल हमेशा ज्यादा होता है, पेरेंटल हमेशा अपने आप को शो करता है। याद नहीं आ रहा बेटे? 9 3 3 1, ये याद आया? बोलो पेरेंटल कितने हैं इसमें? 10। रिकॉम्बिनेशन कितने हैं? 6। क्या यहां लिंकेज थी? क्या यहां लिंकेज थी? नहीं लिंकेज थी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, तब 6 रिकॉम्बिनेशन है, तब लेस देन 50% रिकॉम्बिनेशन है। अगर लिंकेज होती तो क्या रिकॉम्बिनेशन होता? अरे लिंकेज ही नहीं होगी तो रिकॉम्बिनेशन कैसे हो जाएगा? तो और रिकॉम्बिनेशन कम तो हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता भाई। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है आप कैलकुलेट कर लीजिए ना। 10 में से 6 कितने परसेंट हुआ? 60%। 16 में से 6 10 10। ये तो पता है ना तुम्हें, यहां लिखे हैं, तो मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। बोलो जल्दी से, क्या ये समझ आ गया? क्या ये समझ आ गया? तो ध्यान से देखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे बेटे, इधर ध्यान से देखो, ध्यान से समझो बेटे। अगर आप डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन जीन को बढ़ा देंगे, डिस्टेंस बिटवीन जीन को बढ़ा देंगे तो लिंकेज पे क्या फर्क पड़ेगा? बोलो। अगर आप डिस्टेंस बिटवीन जीन को बढ़ा रहे हैं, जल्दी से आदिल, आपने क्या किया हुआ है? डिस्टेंस बिटवीन जीन को बढ़ा दिया है, तो लिंकेज पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सवाल है बेटे। लिंकेज लिंकेज क्या हो जाएगी? कम। और पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं, यहां पहले मैं क्या कह रहा हूं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या हो जाएगी? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? बोलो बेटे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होगी, बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर मुझे ये बताओ कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन का क्या होगा? बेटे आपने क्या बढ़ाया है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी क्या होना चाहिए? कम। और रिकॉम्बिनेशन ज्यादा। ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि वो पेरेंटल से ज्यादा हो जाएंगे, समझे कि नहीं? मैक्स कितना है इनका? लेस देन 50%। मैं आपको इसको बस कनेक्ट कर रहा हूं किससे? डिस्टेंस बिटवीन जीन से। अगर आप जीन के बीच की डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है? वो जीन के बीच की डिस्टेंस को कम करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि नहीं? अरे डिस्टेंस बिटवीन जीन कम कर दी तुमने यार, ये देखो, ये मैं आपसे क्या कह रहा हूं, एक सिनेरियो ए बी, ठीक है, बना के बता देता हूं, तुम ध्यान से देख लो। ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम, मैं आपसे कह रहा हूं ए यहां प्रेजेंट है, ठीक है, बी यहां प्रेजेंट है, ठीक। दूसरा यहां देखिए, ए यहां प्रेजेंट है और बी यहां प्रेजेंट है। यहां यहां लिंकेज के चांस कम के ज्यादा? कम। क्यों? डिस्टेंस बिटवीन जीन ज्यादा है, यही तो डिग्री ऑफ क्लोजनेस कम है, डिस्टेंस बिटवीन जीन ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है तो इंडिपेंडेंस के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, अगर इंडिपेंडेंस है तो ये किसी के साथ भी पेयर करेगा, रिकॉम्बिनेशन के चांस ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन यहाँ डिग्री ऑफ क्लोजनेस ज्यादा हो गई, डिस्टेंस बिटवीन जीन कम हो गई, अब ये लिंक हो गए। अगर लिंक हो गए तो इनके अंदर इंडिपेंडेंस का बिहेवियर रह गया क्या? नहीं रह गया। तो क्या ये रिकॉम्बिनेशन बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। बस यही तो कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा। लिंकेज को समझने के लिए बस इतना ही देखना होता है, इससे काम हो जाता है। बोलिए समझ गए? अब आपकी बुक में मेंडल ने इस लिंकेज को समझाने के लिए एक और भी चीज पढ़ाई हुई है बेटे। क्या? मॉर्गन ने, देखो, 2 क्रॉस पढ़ा है बेटे, मॉर्गन क्रॉस। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से समझना है बेटे। मॉर्गन की क्रॉस, जब पेपर इजी आता है तो कोई बात नहीं, जब पेपर डिफिकल्ट आएगा तो यही आएगा, समझे कि नहीं? यही परेशान करेगा तुम्हें, है ना? तो डिफिकल्ट पेपर के लिए पढ़ा रहा हूं बेटे। मॉर्गन ने क्रॉस किया है। अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, मेंडल ने जब क्रॉस किया, मेंडल ने जब क्रॉस किया तो डोमिनेंट और रेसेसिव के लिए सिंबल कहां से लिया? डोमिनेंट से कि रेसेसिव से? डोमिनेंट से कि रेसेसिव से? डोमिनेंट से। टॉल वर्सेस ड्वार्फ करेंगे, टी कहां से आया?
डोमिनेंट से, लेकिन मॉर्गन ने उल्टा किया हुआ है, इसने सिंबल कहां से लिया, रेसेसिव से लिया। दूसरी चीज बेटे, उसने डोमिनेंट और रेसेसिव सिंबल के लिए क्या किया था, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, नहीं, इसने क्या किया है, इसने कैपिटल और स्मॉल नहीं किया है, इसमें प्लस लगा दिया है। क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। ध्यान से देखो बेटे, सिंबल कहां से लिया, तुम बस मुझे अभी इतना बताओ, मैं समझा दूंगा। सिंबल कहां से लिया, रेसेसिव से। अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं टॉल और ड्वार्फ, टॉल और ड्वार्फ, यहां लिख रहा हूं मैं क्या, मॉर्गन, और यहां लिख रहा हूं मैं क्या, मेंडल। पहले मैं मेंडल के हिसाब से करता हूं। मेंडल सिंबल कहां से लेगा, डोमिनेंट से, मतलब टॉल से। क्या सिंबल लेगा, टी। तो बेटे ड्वार्फ के लिए क्या लेगा, कैपिटल और स्मॉल किया इसने, ठीक है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं, मॉर्गन सिंबल कहां से लेगा, रेसेसिव से। बेटे रेसेसिव से क्या आ रहा है, डी, रेसेसिव का तो डी है ना, यही तो समझाना है तुम्हें। मॉर्गन ने सिंबल कहां से लिया है, रेसेसिव का लिया है, डी लिया है। दूसरी चीज, मैंने तो दोनों कैपिटल बना दी, इसने कैपिटल और स्मॉल वाला काम नहीं किया है। इसने क्या किया है, जो डोमिनेंट है उस पर क्या बना दो, समझ आ गया। सिंबल कैसे लेते हैं समझ आया, तो क्रॉस समझ आएगा। अब आपके एक पेज पे 2 क्रॉस बने हुए बड़े से, जल्दी से निकाल लीजिए, मैं आपको वो क्रॉस समझाता हूं, ठीक है, मैं आपको वो क्रॉस समझाता हूं, ठीक है। बोलिए, सिंबल लेना समझ आया, आ गया, ठीक है। देखते हैं फिर आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, देखते हैं। 2 क्रॉस दिए, बोलो बेटे, 2 क्रॉस दिए, क्रॉस ए, क्रॉस ए, ठीक है। देखो हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस ए किसके लिए है, बॉडी कलर और आई कलर। बेटे किसके लिए, बॉडी कलर और आई कलर। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, बॉडी कलर में ब्राउन डोमिनेंट है और येलो रेसेसिव। आई कलर में बेटे रेड डोमिनेंट है और येलो नहीं, व्हाइट रेसेसिव है। अब मुझे बता दो बेटे, सिंबल क्या लोगे तुम, आई कलर के लिए सिंबल क्या लोगे तुम, डब्ल्यू। बेटे बॉडी कलर के लिए सिंबल क्या लोगे तुम, वाई। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये इन्होंने क्रॉस कराया ना, फीमेल लिया एक तरफ, ठीक है, और मेल। आप अपनी बुक में ध्यान से देखो बेटे, क्या फीमेल पे 2-2 जगह सिंबल को रिप्रेजेंट किया है और मेल में एक ही जगह किया है, क्योंकि ये जीन एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और मेल में एक ही एक्स है, ऐसा इसीलिए हुआ है। ये पॉइंट क्लियर। ध्यान से देखो बेटे, मैंने बनाया एक्स और एक्स, बेटे यहां बनाया मैंने क्या, एक्स और वाई। इतना क्लियर, इतना क्लियर। बेटे डोमिनेंट इन्होंने किसको शो किया है, मेल को किया है, मेल को किया, और रेसेसिव किसको किया है, फीमेल को। डिग्री ऑफ क्लोजनेस बताओ क्या है, क्रॉस ए में डिग्री ऑफ क्लोजनेस क्या है जीन की, ज्यादा के कम, ज्यादा। क्रॉस बी में डिग्री ऑफ क्लोजनेस कम है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन जीन ज्यादा है, ऐसे ही तो है। तो बेटे यहां डिस्टेंस बिटवीन जीन कम है कि नहीं है। अब मुझे बताओ, हम क्रॉस करा रहे हैं बॉडी कलर और आई कलर के लिए, तो आप ध्यान से देखिए बेटे, फीमेल रेसेसिव है, फीमेल रेसेसिव है, मतलब उसके पास येलो होगा, येलो होगा और व्हाइट होगा। सिंबल बताओ क्या होता है येलो के लिए, वाई, व्हाइट के लिए डब्ल्यू। अब उसके पास में क्रोमोसोम तो बेटे 2 है, 2 है, खत्म बात। बेटे यहां तो एक ही होगा ना, और वाई के ऊपर क्या लिख दोगे, वाई के ऊपर क्या लिख दोगे, प्लस। क्या तुम्हें ये बात समझ आई, क्या तुम्हें ये बात समझ आई कि इसने सिंबल कहां से लिए, रेसेसिव से लिए हैं, ठीक है। और इनके बीच में डिस्टेंस बिटवीन जीन कम, ठीक। ये पॉइंट समझ आ गया, ये पॉइंट समझ आ गया, ठीक है। जब इन्होंने क्रॉस कराया तो रिकॉम्बिनेशन कितने आए, बस मुझे इतना बता दो, 1.3%। अब तुम बता दो, जब जीन क्लोज प्रेजेंट है तो क्या वो इंडिपेंडेंट है, नहीं, लिंकेज है ना, लिंकेज है तो रिकॉम्बिनेशन का क्या होना चाहिए, कमी होनी चाहिए। रिकॉम्बिनेशन की कमी हो गई बेटे, और पेरेंटल कितना आ गया, 98.7%। डेटा याद रखना है, डेटा याद रखना है। टाइम ज्यादा हो गया क्या, घर जाना है तुम्हें, है यहाँ, यहाँ ये क्रॉस कर करके देख रहे हो। मॉर्गन होता तो कितना नाराज होता तुमसे, ड्रोसोफिला छोड़ देता तुम्हारे ऊपर, ठीक है। हाँ, क्रॉस बी, इससे कंक्लूड करेंगे हम, समझेंगे नहीं। क्रॉस बी, ध्यान से देखो, ये किसके बीच में है,
बेटे बॉडी कलर दिया है क्या इसमें? नहीं। आई कलर दिया है क्या? बोलो। यस सर। आई कलर वही है बेटे। क्या आई कलर बेटे क्या है? ध्यान से देखो यहाँ पे रेड और व्हाइट। तो बेटे डब्लू और डब्लू प्लस। अब तो इतना याद हो गया होगा, अब तो इतना समझ गए होगे। दूसरा बेटे क्या दिया है बेटे? विंग्स। समझे कि विंग्स के साइज की बात हो रही है, स्पाइडरमैन बना देगा तुम्हें ये। बेटे क्या? लार्ज और मिनिएचर यानी कि छोटे। तो बेटे क्या सिंबल लिया है? एम सिंबल लेना चाहिए ना, मिनिएचर इज रिसेसिव। तो बेटे यहां एम और यहां एम प्लस। समझ आया कि नहीं? अब मुझे बताओ बेटे मेल फीमेल, क्या फीमेल और मेल के बीच में क्रॉस कराया। आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि सर यहां एक्स क्रोमोसोम है, तो यहां 2, ठीक है, और यहां एक्स वाई, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऐसे बनाता हूं बेटे, क्योंकि पिछले वाले में हमने क्या किया हुआ है, डिस्टेंस को कम लिया, ये ठीक है, ये और ये। अब बताओ डिस्टेंस क्या है, ज्यादा कि कम? ज्यादा। तो यहां यहां क्या लिखना है मुझे? फीमेल है ना, क्या लिखना है? विंग साइज बेटे क्या? W और ये M। यहां भी बेटे क्या? W और ये M। बेटे यहां W प्लस और यहां M प्लस। बेटे जब इनका क्रॉस कराया रिकॉम्बिनेशन कितना आया? 37.2%। इतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन क्या शो कर रहा है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। और पेरेंटल कितना आया? 68%। क्या ये सारे जीन क्रोमोसोम एक्स पे प्रेजेंट हैं? जल्दी से बता दो और मैं इसको खत्म कर दूं फिर, अगर तुम ये बता दो तो। जल्दी बेटे बोलो, क्या ये सारे एक्स पे प्रेजेंट हैं? एक बार में पूरे डाउट्स जितने भी तुम्हारे हैं वो खत्म हो जाएंगे बेटे। ध्यान से देखो, मैंने ये बनाया एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, मैंने ये बनाया एक्स क्रोमोसोम, ठीक। ये तुम्हारा एक्स क्रोमोसोम हो गया कि नहीं हो गया? स्मार्ट वाला एक्स बना दिया बेटे, ठीक है। अब मुझे बताओ जीन वाई और डब्लू पास है कि दूर है? फिर डब्लू और एम दूर है, डब्लू और एम दूर है। तो क्या डब्लू और एम को हम पास बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो बेटे मैंने अगर तुमसे कहा कि यहां डब्लू प्रेजेंट है, ठीक है, और यहां एम प्रेजेंट है, यहां क्या प्रेजेंट है? वाई प्रेजेंट है, तभी तो ये इससे दूर हो पाएगा, तभी तो इससे दूर। अगर वो आपसे अरेंजमेंट ऑफ दीज जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम पूछ ले तो एक्स क्रोमोसोम पे इन जीन को अरेंज करो। तो भाई आपकी बुक खुद कह रही है डब्ल्यू से एम दूर है, डब्ल्यू से एम बहुत दूर है, तो डब्ल्यू से एम दूर बना दिया। समझे कि डब्ल्यू से वाई नजदीक है, ये नजदीक बना दिया, जैसे ये दोनों। समझे कि नहीं? लिंकेज किसके बीच में होगी? जरा बताओ, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लिंकेज किसके बीच में होगी? अब देखो एक बार में समझो बेटा, मैं क्या कह रहा हूं, ये क्रोमोसोम बनाया, क्या पास होगा? डब्ल्यू, फिर क्या होगा बेटे यहां वाई, फिर यहां क्या होगा? एम। लिंकेज किसके बीच में होगी? लिंकेज बेटे लिंकेज हुई इसीलिए रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी में फर्क पड़ना चाहिए। कितनी आई? 1.3। पक्का 1 ठीक है। क्या ये जो आप देख रहे हैं डब्ल्यू और एम, इनके बीच में लिंकेज होगी? अरे नहीं यार, ये तो इतना दूर प्रेजेंट है, लिंकेज कम कर दी ना तुमने, तो इनके पास में क्या हो जाएगा बेटे? इंडिपेंडेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये जब ये हो जाएगा तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बता दो यार कितनी आएगी? 37.2%। सिर्फ इसको एक बार में समझा दिया था मैम ने, समझ गए कि नहीं? हाँ कि ना? ठीक है, क्लियर? आज इतना ही पढ़े, हो गया ना क्लास का टाइम? अभी भी वैसे एक टॉपिक पढ़ सकते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके बाद टॉपिक क्या है? हाँ, अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन आज पढ़ लेते हैं तो कल सिर्फ पेडिग्री बचती है। लेकिन तुम लोग काफी थके हुए लग रहे हैं। बोलो बेटे, पढ़ाएं क्या? क्या है तुम्हें, कहाँ जाना है? अगर आज हम इसको पूरा पढ़ेंगे तो कल हम चैप्टर को खत्म कर लेंगे, है कि नहीं?
भूख लग रही है? No, sir. इतना दिमाग खाते हो फिर भी। टॉपिक क्या है बेटे? सेक्स डिटर्मिनेशन। ये समझ आ गया ना? आसान टॉपिक है, Yes, sir. ठीक है बेटे। देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है इन केस ऑफ ह्यूमन, समझे कि नहीं? मैं आपसे यहाँ क्या कह रहा हूं बेटे, यहां ध्यान से देखो। प्रोगैमिक, प्रोगैमिक, सिंगैमिक, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। प्रोगैमिक, सिंगैमिक और बेटे क्या? एपिगैमिक। 3 तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। तुम्हें किसकी, फ्लैट वाले की कॉल आ रही है? अरे छोड़ो, जान दो, पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। अरे पैसा ले रखा है क्या? है कर्जा ले रखा है? उठा लो, यहीं बात कर लो। वो वाली है क्या? नहीं, कर लो ना क्लास, 5 मिनट 10 मिनट की बात है बेटे, ठीक है। प्रोगैमिक, सिंगैमिक और डिस्टर्ब करोगे क्लास को। प्रोगैमिक, सिंगैमिक और एपिगैमिक। बेटे ध्यान से समझो, प्रोगैमिक का मतलब क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, डिटर्मिनेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन। क्या? बिफोर फर्टिलाइजेशन। और यहां बेटे सेक्स डिटर्मिनेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। सेक्स डिटरमाइन कर रहे हो कब? फर्टिलाइजेशन के टाइम। और बेटे यहां आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पॉइंट समझ में आ रहा है बेटे? सेक्स डिटर्मिनेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बेटे फर्टिलाइजेशन के बाद सेक्स डिटरमाइन हो रहा है। ये 3 पॉइंट, ये वाला क्लियर है तुम्हें क्या? किसमें होता है सेक्स डिटर्मिनेशन? पहले से ही पता लग जाए किसमें? हनी बी के केस में कुछ याद आ रहा है? पहले से पता होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या बनेगा? ड्रोन बनेगा। याद आ रहा है? पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस बोलो। और सिंगेमी, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो हमारे अंदर ही होता है, ड्रोसोफिला में होता है। और बेटे एपिगेमी, फर्टिलाइजेशन के बाद सेक्स डिटरमाइन। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स आप पढ़ते हो जिनमें आप क्या पढ़ोगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद टेम्परेचर ही डिसाइड करेगा, समझे? कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इनवर्टिब्रेट्स में ये ऑल्टर करती है कि क्या बनने वाला है, मेल के फीमेल, समझे? फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट को जो टेम्परेचर मिल रहा है उस टेम्परेचर पे ये डिपेंड करेगा कि अभी क्या बनने वाला है, मेल और फीमेल। उसको बोलते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। समझ आ गया पॉइंट? समझ आ गया? हम पढ़ने वाले सेक्स डिटर्मिनेशन को, क्या आपकी बुक में दे रखा है क्या? मैंने ध्यान से समझिए, सेक्स डिटर्मिनेशन को हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, आप पढ़ रहे हैं 4 टाइप्स जो आपकी बुक में दे रखे हैं बेटे। वो कौन से हैं? एक्स 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 वाई, ठीक है, एक। दूसरा आप पढ़ेंगे क्या? एक्स 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 जीरो। और तीसरा आप पढ़ेंगे बेटे क्या? जेड 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 डब्ल्यू। ये 3 टाइप ही पढ़ने वाले हो टोटल। वैसे एक और होता है जेड 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 जीरो भी होता है, समझे कि नहीं? हम यहाँ ये 3 पढ़ने वाले हैं। हाँ, यहाँ क्या लिखना है बेटे? एक्स 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 जीरो, ये ठीक। तो यहां ध्यान से देखिए, एक्स एक्स एंड एक्स वाई, ये समझे कि नहीं? तो एक्स एक्स जो है वो क्या है? फीमेल, फीमेल। एक्स वाई जो है वो क्या है बेटे? मेल, मेल। तो मेल जो है क्या यहाँ हेट्रोगेमिक है? क्या मेल यहाँ हेट्रोगेमिक है? बोलिए। जो हेट्रोगेमिक होगा वो सेक्स डिटरमाइन करेगा, जो हेट्रोगेमिक होगा वो सेक्स डिटरमाइन करेगा। बोलिए बेटे, ह्यूमंस में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46, यानी कि 23 पेयर। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि एक फीमेल ध्यान से समझिए जल्दी से, ठीक है। फीमेल के केस में टोटल क्रोमोसोम कितने? 44 प्लस एक्स एक्स। अगर इसमें मियोसिस होगी तो ये क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है? 22 प्लस एक्स या फिर 22 प्लस एक्स। मतलब इसका हमेशा कंट्रीब्यूशन यही है, 22 प्लस एक्स, समझे कि नहीं? अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटे? मेल के केस में बेटे इसका टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 44 प्लस एक्स वाई है। अगर इसमें मियोसिस हुई तो ये क्या करेगा? 22 प्लस एक्स। क्या ये 50% एक्स बनाएगा? क्या ये 22 प्लस वाई 50% वाई बनाएगा? हेड पार्ट ऑफ स्पर्म स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है एक्रोसोम के ठीक नीचे,
पढ़ा है कि नहीं, वहां ये प्रेजेंट है। इसका ये मतलब है कि फीमेल जब भी दे रही है क्या दे रही है, एक्स एक्स, ठीक है, लेकिन मेल क्या दे सकता है एक्स के साथ में, वाई भी दे सकता है, समझे कि नहीं। ठीक वैसे ही इसमें देख लो, ये एक्स एक्स और यहाँ एक्स वाई। मैं आपसे पूछ रहा हूं इन चारों में फीमेल का कंट्रीब्यूशन हमेशा कॉमन है कि नहीं है, है कि नहीं, लेकिन 50% में वाई है, वो मेल का कंट्रीब्यूशन है। सो हेट्रोगेमी इज प्रोड्यूस्ड बाय मेल, इसलिए सेक्स को कौन डिटरमाइन करेगा यहाँ पे, मेल, समझे कि नहीं। जो भी हेट्रोगेमिक होगा वो सेक्स को डिटरमाइन करेगा। क्लियर, क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां बेटे 50% मेल और 50% फीमेल बने कि नहीं, क्यों, ड्यू टू हेट्रोगेमी। और बेटे हेट्रोगेमी किसमें थी, फादर, तो फादर डिटरमाइन करता है सेक्स को। एक पॉइंट क्लियर। एग्जाम्पल बताइए इसके, एग्जाम्पल बताइए इसके, किसमें देखने मिलेगा ये, ह्यूमन में, और किसमें देखने मिलेगा ये, ड्रोसोफिला, समझ गए कि नहीं, वो मक्खी में देखने मिलेगा। दूसरे पॉइंट पे आते हैं बेटे, क्या है, एक्स 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 ओ। अब तुम मुझे बताओ, ये जो भी है वैसे ये क्या होता है, फीमेल, और बेटे ये क्या होता है, मेल। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, फीमेल का कंट्रीब्यूशन हमेशा क्या है, एक्स, बेटे फीमेल का कंट्रीब्यूशन हमेशा क्या है, एक्स एक्स, मतलब नो हेट्रोगेमी, फीमेल इज होमोगेमिक। लेकिन मेल का कंट्रीब्यूशन बेटे क्या है, या तो वो एक्स क्रोमोसोम देगा या फिर नहीं देगा। अगर नहीं दे रहा है तो कंडीशन हेट्रो बन रही है कि नहीं बन रही है, मेल की वजह से एक क्रोमोसोम कम हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, -1 कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये ओवरऑल में कर रहा है कि नहीं। तो ड्यू टू मेल कंडीशन हेट्रोगेमिक हो रही है। क्या पढ़ रहे हैं हम, ड्यू टू मेल क्या बन रहा है बेटे, हेट्रोगेमिक कंट्रीब्यूशन हो रहा है। यहां ध्यान से देखिए बेटे, अगर ये आया एक्स एक्स, ये आया तो सिर्फ एक्स, ये आया तो एक्स एक्स, और ये आया तो सिर्फ एक्स। बेटे ये वाली जो कंडीशन आ रही है, तो एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब एक क्रोमोसोम कम होगा कंडीशन हेट्रोगेमिक हो रही है, किसकी वजह से बेटे, मेल की वजह से। तो मेल यहां भी डिसाइड करेगा सेक्स। एग्जाम्पल मिले किस में मिलता है देखने, ये ग्रास ऑपर, और बेटे अपना कॉकरोच, समझे कि नहीं, असली वाला कॉकरोच, हाँ समझे। नेक्स्ट बोलो बेटे, क्या है, जेड और जेड कौन है यहाँ, मेल स्पेशल बेटे। ZW कौन है, फीमेल बेटे। हेट्रोगेमी कौन दिखाएगा, होमोगेमी कौन है, मेल में। तो मेल हमेशा क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, जेड, फीमेल क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, तो ये मिला तो जेड, ये मिला तो ZW, समझे कि नहीं, ये मिला तो बेटे ZW, और ठीक वैसे यहां पे ZZ, और ये मिला तो ZW, समझ गए कि नहीं। ये इससे डिटरमाइन होगा। एग्जाम्पल बोलो क्या है, एग्जाम्पल बोलो। बर्ड्स में होता है, ये किस में देखने मिलता है, बर्ड्स में देखने मिलता है। बंद कर दो उसे और खोलना मत, ठीक है, बर्ड्स में देखने मिलता है। ठीक, ये हो गया लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं बेटे। यहाँ हर बार फर्टिलाइजेशन के टाइम पे सेक्स डिटरमाइन हो रहा था। अब आपकी बुक में एक स्पेशल टाइप दे रखा है, क्या बेटे, स्पेशल टाइप दे रखा है बेटे, क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी। इसको बेटे मैकेनिज्म क्या बोलते हैं, हैप्लो डिप्लॉइड मैकेनिज्म। ठीक, पॉइंट समझिए बेटे, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ये। ठीक, पहली चीज हम क्या पढ़ रहे हैं, बी हाइव के बारे में समझो पहले बेटे। क्या बी हाइव में बेटे क्या क्या रह रहा है बेटे, फीमेल रहती है यहाँ, ठीक है, और कौन रहता है, मेल रहता है। फीमेल में बेटे दो, एक क्वीन, ठीक है, और
वर्कर, ठीक है, और मेल क्या है, ड्रोन है, समझे। फीमेल मेल हमेशा एन होता है, फीमेल 2n होती है और क्वीन भी 2n होती है। बेटे ये फर्टाइल है, समझे कि नहीं। वर्कर्स आर स्टेराइल, मतलब ये कभी रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, समझ गए। पहले सिंपल सा सीन समझो। बी हाइव है, बी हाइव में क्वीन रहती है। जब मीटिंग का टाइम होता है, जब मीटिंग का टाइम होता है तो क्वीन जो है ना वो बहुत बहुत ज्यादा फ्लाइट करती है, इतना जहां यूजुअली बीज फ्लाइट नहीं कर सकती, ठीक है, जस्ट टू फाइंड द स्ट्रॉन्ग मेल। और जो स्ट्रॉन्ग मेल होता है ना वो उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं सारे स्ट्रॉन्ग मेल। तो उनमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं वो पहुंचते हैं उस तक, वो कॉपलेट करते हैं। फीमेल यानी कि क्वीन मल्टीपल मेल के साथ कॉपलेट करके उनके स्पर्म को अपनी बॉडी में स्टोर कर लेती है। इस टाइम पे वो मेल के उस पूरे ऑर्गन को ही अपनी बॉडी में खींच लेती है, जिससे मेल की डेथ भी हो जाती है। जस्ट आफ्टर कॉपुलेशन स्ट्रॉन्गेस्ट मेल की डेथ भी हो जाती है। बेसिकली क्या हो रहा है, क्वीन जो है वो फर्टाइल है, वो फ्लाई करेगी, उसको फॉलो करेगा स्ट्रॉन्गेस्ट मेल, क्योंकि वीकेस्ट मेल वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, वो ऐसा फ्लाई करती है इतनी ऊंचाई पे। जो स्ट्रॉन्गेस्ट मेल है उसके साथ वो कॉपुलेशन करेगी। कॉपुलेशन के टाइम जब स्पर्म रिलीज होगा फीमेल में, तो वो उसके उस ऑर्गन को ही जो है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ही जो है वो अलग कर लेती है बॉडी से, जिससे मेल की डेथ हो जाती है। मेल की डेथ हो गई। इस तरह से वो मल्टीपल मेल के साथ में कॉपुलेशन करेगी और बहुत सारे स्पर्म को बॉडी में कलेक्ट कर लेगी। फर्टिलाइजेशन होगा, तो बहुत सारी बीज बनेंगी, ठीक है। उन बीज में से कोई एक बी ऐसी होगी जिसे रॉयल जेली होती है इनके पास में, वो खाने मिलेगी। जो वो रॉयल जेली खाएगा वो फिर से क्वीन बनेगा। तो बी हाइव में सिर्फ एक क्वीन बनेगी, ठीक है, समझ गया कि नहीं। तो मेल जो वीक थे वो तो पहले ही नहीं पहुंच पाए वहां तक, और जो स्ट्रॉन्ग थे वो मर गए, समझे कि नहीं। बेसिकली मेल को मरना ही था, है कि नहीं। मेल रेसिस्ट बी हाइव, समझे कि नहीं। इसमें मेल तो मरना ही मरना है, ठीक है। उसके बाद क्वीन जब वापस आएगी, हाइव के अंदर कोई मेल नहीं होना चाहिए, चप्पल उतार के मार के सबको बाहर भगाती है। इसीलिए तुम देखोगे हाइव के चारों तरफ ऐसे भमरे मेल बीज जो होते हैं भंवरे की तरह भटकते रहते हैं, समझे कि। बस जाओ दूर से और शहद लेके आओ तुम्हारा कोई काम नहीं है, उन्हें काम पे लगा दिया जाता है। दूर से जाओ, पीला एक फ्लावर होगा, वहां से जूस लेके आना, यहाँ हम शहद बनाएंगे। बाकी इतना काम है मेल का, समझे कि नहीं। और अगर तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट हो तो एक दिन तुम्हें हम ही मार देंगे ठीक है। और वीक हो तो बेटे हंटर चलता रहेगा, काम होता रहेगा। लेकिन पॉइंट क्या है बेटे, पॉइंट क्या है, ध्यान से देखें। पॉइंट क्या है, आप सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ रहे हैं हम। देखो एक बार में समझो, अच्छा ज्यादा वो नहीं होना है। फीमेल है, ठीक है, फीमेल क्या होगी, हैप्लॉइड के डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। बेटे इसमें होते हैं 32 क्रोमोसोम, 32 क्रोमोसोम। फीमेल ने बेटे क्या की, मियोसिस, क्या की है, मियोसिस करके ये क्या बनाएगी, एग बनाएगी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 16। वेरी गुड। इस एग की क्या फेट होगी बेटे, इस एग की क्या फेट होगी कि नो फर्टिलाइजेशन। क्या हो रहा है, नो फर्टिलाइजेशन। या फिर बेटे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन, यही फेट है इसकी। अगर बेटे फर्टिलाइजेशन हुआ तो याद रखो 16 प्लस 16 क्या बना, 32। और जब भी 32 बनता है तो क्या बनता है, फीमेल बनता है, ठीक। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ बेटे कितने रहेंगे, 16 ही रहेंगे। और यहां हो जाएगी क्या बेटे, पार्थिनो। याद आ रहा है, पार्थिनो कार्पी याद आ रहा है, अपोमिक्सिस याद आ रहा है। तो हमने पढ़ा बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड। बेटे यहां बिना फर्टिलाइजेशन के मेल, समझे कि नहीं, बिना फर्टिलाइजेशन के मेल। प्रोसेस को क्या कहेंगे, पार्थिनोजेनेसिस, वर्जिन बर्थ। बिना फर्टिलाइजेशन के मेल बन गया, नो फर्टिलाइजेशन क्या बना बेटे, मेल। बेटे जब भी मेल बनेगा हैप्लॉइड होगा, बिना फर्टिलाइजेशन के बनेगा। जब भी फीमेल बनेगी डिप्लॉइड होगी, फर्टिलाइजेशन के साथ बनेगी। क्या इस मैकेनिज्म को समझ गए आप, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई। क्या मेल का कोई सन हो सकता है, क्या मेल का कोई सन हो सकता है, अरे यार एक मेल बना, क्या इसका कोई सन हो सकता है, नहीं हो सकता। देखो ध्यान से समझो, मेल जब भी फर्टिलाइज करेगा फीमेल बन जाएगी। ये अपनी विरासत किसी को दे ही नहीं सकता, समझ। देखो अगर स्ट्रांग है तो मर जाएगा, वीक है तो शहद लाएगा, समझे कि नहीं। और अगर समहाउ इसने स्पर्म दे दिया है तो उससे सन नहीं बन सकता है। मेल रेसिस बी हाइव, समझे नहीं समझे, समझे ध्यान से देखो है।
लेकिन मेल की डॉटर हो सकती है, Yes. मेल की डॉटर हो सकती है कि नहीं? और यही डॉटर इसे एक दिन हत्यारी बेटी, है कि नहीं? दूसरी चीज क्या इसका, अच्छा क्या इसका फादर हो सकता है मेल का? No, no, sir. बोलो बेटे, No, sir. क्या ही जिंदगी जी रहा है ये, हट तेरी। Maternal. इसका कोई फादर नहीं है, इसकी मदर होगी। Yes, yes. बेटे मदर एक्स ही तो डेवलप किया है। Yes. मेल का जेनेटिक मटेरियल किससे मैच करेगा? मेल किसका क्लोन होगा? बेटे क्लोन टू मदर लिख दूं क्या? बोलो 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 बेटे, क्लोन टू मदर। अब एक पॉइंट बताओ, फादर नहीं है इसका, फादर नहीं है इसका, लेकिन क्या इसका ग्रैंड फादर हो सकता है? Yes, yes. कैसे बेटे, कैसे? देखो ध्यान से देखो, समझो, ये मेल है, ये मेल है, ऑब्वियस सी बात है ये एग से बना होगा, और एग किसने बनाया होगा? बेटे फीमेल को किसने बनाया होगा? मेल और फीमेल दोनों ने, तो इसका ग्रैंड फादर तो है कि नहीं? ऐसे इसका ग्रैंड सन भी हो सकता है, हो सकता है क्या? Yes, sir. हो सकता है कि नहीं? Yes, sir. नहीं समझ रहे हो? बेटे ध्यान से देखो, बेटे ध्यान से देखो, ये मेल है, ये मेल है बेटे, ये क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा। ये स्पर्म अगर फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा? फीमेल, मतलब ये इसकी डॉटर हुई, Yes, sir. डॉटर हुई। लेकिन ये फीमेल अगर एग बनाएगी और अगर ये एग नहीं फर्टिलाइज किया तो क्या बनेगा? Male. मेल, तो ये इसका ग्रैंडसन हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. इंटरेस्टिंग, बताओ, तब तक मर चुके होते हैं दादा। ये खतरनाक। बस दिस इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। ठीक है, बंद कर दो।